नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। न्यूयॉर्क से टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। हम इस वक्त खड़े हैं फ्रीडम टावर के पास। ये फ्रीडम टावर वही फ्रीडम टावर है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 ट्विन टावर जमींदोज हो गए थे, उसके बाद बनाया गया है। जी हाँ, अलकायदा के हमलों के बाद जो 2 ट्विन टावर को गिरा दिया गया था प्लेन के द्वारा, उन्हीं की जगह फ्रीडम टावर बनाया गया है और इसके नीचे एक स्मृति स्थल बनाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर 3 लोग मौजूद हैं। हमारे साथ सनी खुराना जी हैं, हमारे साथ रश्मि गुप्ता जी हैं। सनी खुराना जी बिजनेसमैन हैं, रश्मि गुप्ता जी एक IT प्रोफेशनल है, इंश्योरेंस का काम देखती हैं, वो भी एक वर्किंग वुमेन है। और संतोष गुप्ता जी हैं जो कि IT प्रोफेशनल है। संतोष गुप्ता जी, आपकी 9/11 की मेमोरीज हैं। मेमोरीज क्या कहूंगा कि आप उस दिन बहुत बुरी तरह फंसे थे अपने किड्स को लेकर। मुझे बताइए उस दिन क्या हुआ था आखिरकार? आतंक ने कैसा हमला बोला था अमेरिका को? हम लोग अपने ऑफिस में थे जर्सी सिटी में और सेकंड प्लेन हम लोगों ने घुसते हुए देखा बिल्डिंग में और सब वहीं के वहीं फ्रीज हो गए थे। उसके बाद घर पहुंचना मतलब बड़ा मुश्किल काम हो गया था। सेलफोन काम नहीं कर रहे थे और रश्मि अपने ऑफिस से घर जा रही थी, वो ट्रैफिक में फंस गई थी। बच्चों को हम लोग रात को 9 बजे डे केयर से उठा पाए। रात में 9 बजे? तो रश्मि इतना वक्त क्यों लगा? नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, फोन्स पे पहुंच नहीं पा रहे थे, ट्रैफिक बिल्कुल स्टैंड स्टिल ट्रैफिक था और 1 घंटे की दूर ड्राइव थी एंड इट टुक 4 आवर्स। 4 घंटे लग गए बच्चों को उठाने में। पर यहाँ की व्यवस्था आप देखिए कि सारे बच्चों के लिए रात भर के लिए सुरक्षा की गई थी, व्यवस्था थी। डे केयर्स में सारे स्कूल्स पूरी रात ओपन थे, जिसमें कि अगर पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं तो उनकी व्यवस्था पूरी थी, पुलिस वगैरह पूरी लगी हुई थी। तो इट वाज स्केरी, पर ये मालूम था कि बच्चे हिफाजत से हैं, सुरक्षित हैं। तो 9/11 का वो मंजर अभी भी लोगों के दिमाग में ताजा है। आतंक की बात है और जब हम आतंक की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं तो पाकिस्तान हमारे दिमाग में आता है, जेहन में आता है, क्योंकि भारत का मानना है, भारत के लोगों के मानना है कि कहीं ना कहीं अगर आतंक को पनाह देता है तो पाकिस्तान है। और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की जब भी बात आती है तो आतंक की बात आती है। हमारे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत है। शीतल, हम कश्मीर पर और पाकिस्तान पर आज बहस करने वाले हैं इन तमाम NRIs के साथ। तो आज का हमारा मुद्दा क्या है? बिल्कुल दीपक, आज नवाज शरीफ का भाषण है कि जब भी बात आती है तो आतंक की बात आती है। हमारे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत है। शीतल, हम कश्मीर पर और पाकिस्तान पर आज बहस करने वाले हैं इन तमाम NRIs के साथ। तो आज का हमारा मुद्दा क्या है? बिल्कुल दीपक, आज नवाज शरीफ का भाषण है संयुक्त राष्ट्र में और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो हमेशा की तरह कश्मीर का राग अलापने वाले हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान की मौजूदा हालत क्या है। नवाज शरीफ के खिलाफ लोग झंडे उठाकर खड़े हैं और उनके लिए ये मजबूरी बन गया है हमेशा की तरह कि वो कश्मीर का मसला इस बार भी बुलंदी से उठाएं। यही आज की सबसे बड़ी खबर होने वाली है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान हमेशा अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए कश्मीर का इस्तेमाल करता आया है और एक बार फिर नवाज शरीफ पॉलिटिकल संकट में घिरे हुए हैं और आज वो फिर कश्मीर का मामला उठाने वाले हैं और उन्होंने साफ कह दिया है। नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक ही मुद्दा मिलता है, कश्मीर का मुद्दा, और वो शायद उनको प्राइम मिनिस्टर बना रहने दे। आज उनकी खुद की इस कुर्सी डावाडोल है। तो अगर वो मोदी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोदी जी उनके साथ आए, उनसे बातचीत करें, तो पहले वो अपनी कुर्सी संभालें, उसके बाद फिर मोदी जी उनके साथ बात। उनकी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, मोदी सरकार ने, विदेश मंत्री कह चुकी हैं कि पाकिस्तान टॉक्स जो नहीं हो पाए या हो पा रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। रश्मि, आप कुछ कहना चाहेंगी पाकिस्तान की? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमें कैसा लगता है पाकिस्तानियों के साथ। यहाँ पे हम कहते हैं कि हम सब देशी हैं, तो हम वैसे अगर हम साथ में रह रहे हैं तो हम कभी ये डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं कि ये हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है। लेकिन जब भारत की बात आती है तो देशभक्ति अपने आप जागरूक हो जाती है और फिर लगता है कि नहीं, हमें वही करना चाहिए जो कि सही है। कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा हमेशा। और इस बात को आई थिंक नाउ एवरीबडी नोस, दुनिया भी जान गई है। तो लेट्स वर्क टूवर्ड्स इट। सनी, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि कश्मीर का मुद्दा फिर से UN में उठाने से, इसको इंटरनेशनल बनाने से पाकिस्तान को कुछ हासिल होने वाला है? जी बिल्कुल कुछ नहीं हासिल होने वाला है, बिकॉज 25 साल से वो यही कर रहे हैं। और अगर आप सिंपल सी बात देखें कि ये हम ट्विन टावर जहाँ थे वहाँ खड़े हैं और ये अटैक अल-कायदा के थ्रू स्पॉन्सर्ड था और तालिबान अल-कायदा का हेड उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मिला था।
तो ये सबको पता है कि पाकिस्तान ही टेररिज्म स्पॉन्सर करता है। तो कश्मीर का मुद्दा यूएन लेके जाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। 25 साल से कुछ नहीं हुआ है और आगे भी कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जो लॉ है, जो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लॉ, पाकिस्तान में ऐसे कोई नहीं है। तो अगर आप देखें कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है लीगली, महाराजा हरि सिंह ने डॉक्यूमेंट साइन किया था। अब उसके आगे वो यूएन में अगर प्लेसिफाइड करते भी हैं, अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ें तो देर जो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स नॉट गोना स्टैंड। तो बिल्कुल कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ हासिल नहीं होने वाला। शीतल, लेकिन गुप्ता जी, अगर बात करी जाए कि कुछ हासिल नहीं होने वाला, भारत कहता है कि दोनों देशों के बीच का मुद्दा है, तो कश्मीर पर पाकिस्तान बार बार ये शरारतें क्यों करता है? आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की उनकी मजबूरी है, लेकिन आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी उनकी कि ये मुद्दा बार बार उठाते हैं? क्या उनको लगता है कि पाकिस्तान के लोग इससे खुश होते हैं? यहाँ पर जो वो पाकिस्तानी आपको मिलते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है इस मसले को लेकर? तो अगर आप पाकिस्तान की स्थिति देखें, पिछले 60-70 साल से आजादी के बाद से पाकिस्तान अपनी इकोनॉमीज में लगातार गिरता जा रहा है, और उनको बचाने के लिए, अपनी खुद की स्थिति बचाने के लिए पॉलिटिशियंस, जो भी सिविल पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको सरवाइव करने के लिए एक ही मुद्दा मिलता है, कश्मीर। तो ये उनको कश्मीर से मतलब नहीं है, उनको अपनी कुर्सी से मतलब है, उनको इंटरनेशनल फंडिंग से मतलब है कि इंटरनेशनल वेपन मिलते रहे, इंटरनेशनल फंडिंग मिलती रहे, कश्मीर का नाम उछालते रहे। जिस दिन कश्मीर का मुद्दा सेटल हो जाएगा, उनकी फंडिंग बंद हो जाएगी। यानी इसका मतलब भारत सरकार ने जो ये तय किया है कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे, वो जब तक वो ये रवैया नहीं सुधारते, वो बिल्कुल सही है आपके मुताबिक? बिल्कुल सही है। जैसे मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब तक आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक बम की आवाज में आप कैसे बात कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप पे कोई गोलियां चला रहा है तो आप उससे बात करेंगे कि वापस गोलियां मारेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो आप कह रहे हैं कि बार बार कश्मीर का मुद्दा ले आता है, वहां पे पंगे करता है, ये करता है, भारत उन्हें करने देता है। अगर आप भारत पे गोली मार रहे हैं और आप जाके बातचीत की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यही होगा। तो इंडिया हैज टू टेक अ वेरी स्ट्रांग posture against पाकिस्तान कि अब बहुत हो गया, अब we're not going to deal with it anymore। और मोदी जी बिल्कुल वही कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात तो कर ही नहीं सकते जब तक। And I think I agree with Sunny and Santosh, he's also Sunny। तो पर बात यह है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं और हमारे साथ कितने लोग हैं बात करने के लिए, क्योंकि बिकॉज वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसलिए हम बात करने में विश्वास रखते हैं। और हम यूएन जैसी जगह पे जा रहे हैं तो इससे ये साबित होता है कि हमारे साथ में कितने लोग हैं और हमें कितने लोगों की सहमति इसके लिए है। और अगर वर्ल्ड का प्रेशर आता है और हम ऐसे इस संगठन में बैठे हुए हैं जहां पे कि सारे वर्ल्ड के लीडर्स हैं, और अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं तो आई थिंक इट विल गिव लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द ऑल द वर्ल्ड फोरम टू देम। बिल्कुल प्रेशर तो बनेगा, लेकिन प्रेशर बनने के साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि दोनों देशों को बातचीत के टेबल पे कब आना। आपको लगता है कि बातचीत से कुछ हासिल होगा पाकिस्तान पे? क्योंकि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, दोस्त तो बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदला जा सकता। तो अल्टीमेटली बातचीत के टेबल पर बैठना पड़ेगा। ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि बातचीत के टेबल पर बैठा जाए? भारत पाकिस्तान को अपने रुख में क्या बदलाव लाना चाहिए? तो पहले तो पाकिस्तान को अपनी राजनीतिक स्थिति को सुधारना चाहिए। 60-70 सालों में के गिनी चुनी बार उनके यहाँ सिविल सरकार आई है, हर बार उनके यहाँ आर्मी सरकार, फौजी सरकार रही है। तो उससे तो जब मिलिट्री गवर्नमेंट होती है तो उनको तो केवल फंडिंग से मतलब होता है, सिविल गवर्नमेंट को आम जनता से मतलब होता है। पर सिविल गवर्नमेंट जब तक स्टेबलाइज नहीं होगी वहाँ पे, तब तक वहाँ बात करने का कोई मतलब नहीं है और बात करने से कुछ हल नहीं निकलेगा। आप देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी नवाज शरीफ से बात कर रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर क्या हुआ? नवाज शरीफ खुद ही नहीं बचे तो बात करने का मुद्दा कुछ बचा ही नहीं। फिर संकट में है वो। रश्मि, यहाँ पर जो भारतीय मौजूद हैं, आप उनके साथ इंटरैक्ट करती होंगी, और पाकिस्तानी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ आप इंटरैक्ट करती होंगी, उनका क्या रवैया है अपनी सरकार को की ये जो सोच है उनकी, कश्मीर का मसला हो या भारत के प्रति जो एटीट्यूड है उसको लेकर आम पाकिस्तानी जो विदेश में रहते हैं, आपके साथ मिलते जुलते हैं, वो क्या सोच? वैसे तो विदेश में ये होता है कि हम यूजुअली इस इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, बिकॉज इट बिकम्स लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। कभी कभी वो इनएविटेबल हो जाता है, वो उसको आप अवॉइड नहीं। सो इट्स नॉट ऑफिशियल, इट्स अनऑफिशियल एंड इट्स वेरी इनफॉर्मल व्हेन वी टॉक, but we all we feel very strongly about Kashmir, whether as an Indian or as a Pakistani.
बात यह है कि ये हमारा है, ये हमारा है। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी विल ऑलवेज हैव डिफरेंसेस। स्ट्रॉन्ग इमोशंस को स्टर करता है और इसीलिए पाकिस्तान बार बार इस मुद्दे सनी, को कश्मीर के बारे में जो NRIs हैं वो क्या सोचते हैं, उनका क्या व्यू है कश्मीर के बारे में? वही व्यू है जो इंडियंस का है इंडिया में। और जो इंडियंस हैं दे लव देयर कंट्री। और कश्मीर के बारे में हमारा एक ही मानना है कि कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और वैसे ही रहना चाहिए। और ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं कि वहाँ पे भी पीस आए, शांति हो और जंग बंद होए, ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो अच्छी जिंदगी अपनी व्यतीत कर सकें, डेवलपमेंट हो। तो जब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी डेवलपमेंट कैसे होगी? डेवलपमेंट कैसे होगा? आपने डेवलपमेंट की बात करी सनी, ओबामा से बातचीत होने वाली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बात करेंगे, पावर्टी के एलिवेशन के एक प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, मेडिसन स्क्वायर के अंदर भाषण देंगे। आपको क्या लगता है, आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, ट्रेड के इशू की अगर बात की जाए तो नंबर 1, 2, 3 क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड इश्यूज को लेकर? देखिए, अगर आज इंडिया को किसी की जरूरत है तो वो है अमेरिका की। हमें अमेरिका से कोई पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ एक तो फ्री ट्रैवल बिटवीन बिजनेसमैन, फॉर बिजनेसमैन बिटवीन द कंट्रीज। दोनों देशों में जो बिजनेसमैन हैं वो आ जा सकें ताकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट अच्छी हो। मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो बेसिकली प्रो बिजनेस होनी चाहिए कि गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस करना, उनका सिर्फ काम है कि पॉलिसीज ऐसी बनाएं कि जो बिजनेसेस हैं वो आके खुल के बिजनेस कर सके। अगर आप देखें जैसे वोडाफोन टैक्स का इशू था, उसको टैक्स टेररिज्म बोला गया। तो ये नहीं है कि हमें दूसरों से क्या चाहिए, पहले हमें अपना जो घर है वो सही करना है। और बेसिकली वी हैव टू गेट आवर हाउस इन ऑर्डर। अपनी पॉलिसीज अगर हम ठीक करेंगे तो अमेरिका की जो कंपनीज हैं, $1 ट्रिलियन की जो मोदी जी बात करते हैं इंडिया में आए इन्वेस्टमेंट हो, वो 5 साल में बिल्कुल आ सकती है। और जो NRI लोग हैं, मेरा ये मानना है कि अगर आप देखें 25 मिलियन NRI हैं दुनिया में, अगर हर NRI को भी एक मोड दिया जाए कि आइए इंडिया में इन्वेस्ट करिए और एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी करें, जैसे $10,000 साल का, तो वो $250 बिलियन होता है। और इंडियंस को अगर मौका दिया जाए तो वो सबसे पहले इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, बट पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए। अब ये कोल जो लाइसेंस हैं सारे कैंसिल हो दिए हैं, तो अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 30 साल बाद अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आई एम सॉरी, ये पूरा काम आपका इलीगल है, आपके लाइसेंसेस जो है वो कैंसल्ड है और ऊपर से आप ये फाइन दीजिए, तो कोई इंडिया में आके बिजनेस नहीं करेगा। तो आई डोंट थिंक कि मोदी को ओबामा से कुछ चाहिए। सबसे पहले मोदी को अपनी पॉलिसीज ठीक करने की जरूरत है, जो कि पिछले 10 साल में पीपल बिजनेस बिल्कुल क्लूलेस है इंडिया में कि क्या होगा उनकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ। पॉलिसीज को ठीक करने की जरूरत है। संतोष, आपको लगता है कि पॉलिसीज में फ्लॉज हैं, पॉलिसीज को बदलने की जरूरत है? पॉलिसीज को बदलने की जरूरत है, पर मुझे ये लगता है कि H1 का मुद्दा, जो इमिग्रेशन का मुद्दा है, और रश्मि जी इसमें काफी जानकार हैं, तो सारे भारतीय आजकल जितने टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हैं, इतने लोग यहाँ पर H1 पे आ रहे हैं और उनको स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पर सरवाइव करने के लिए। ग्रीन कार्ड के लिए प्रॉब्लम है और उसके बाद वापस जाने का प्रॉब्लम है। सो अगर मोदी जी ओबामा से H1 का मुद्दा थोड़ा इजी करने की बात करें और उसको स्मूथ करें प्रोसेस को, तो इसमें दोनों देशों का फायदा है। भारत का फायदा है और अमेरिका का फायदा है। अमेरिका को जो भारत का टैलेंट मिल रहा है, उनका सपोर्ट मिल रहा है, वो बराबर रहेगा और इनकी कंपनियां ग्रो करेंगी। और सब्सिक्वेंटली इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि इंडिया का जो ब्रेन पावर एक्सपोर्ट है, दैट विल प्रॉस्पर मोर, और उसके साथ भारत की तरक्की बढ़ती है। आपका क्या मानना है H1 वीजा को लेकर? किस तरह से इसका सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए? H1 वीजा की बात करें तो पहली बात तो अपना यह है कि यूएस में उसके ऊपर में कैप है, 50,000 के ऊपर में कैप है, विच गेट्स ओवर इन 3 days। 3 दिन में ही सारा खत्म हो जाता है। एंड देयर इज अ लॉटरी सिस्टम, तो वो तो हम नहीं ठीक कर सकते हैं एज ए इंडियन और एज ए वो, पर देयर इज अ बिल कमिंग, इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल, विच इज S744, विच विल बी रेज्ड ड्यूरिंग मेडिसन स्क्वायर जब मोदी जी आएंगे। एंड इट्स अ बिग इशू। क्या होता है कि हर 6 साल के बाद में आपका वीसा एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद में आपको वापस जाना है, जाके फिर वहां वापस सेटल होना है। इट इज अ बिग हैसल एज ए फैमिली लाइफ। प्लस उसके बाद में दोबारा आने की भी कोशिश करते हैं, बिकॉज यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, ये एज्यूम करते हैं, और यहाँ पे रहना में अच्छा लगता है, एंड दे गेट यूज्ड टू दिस लाइफस्टाइल।
तो वैसे देखा जाए तो फ्रॉम द इमिग्रेशन रिफॉर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक जैसे कि मोदी जी ने हमेशा से किया है और उन्नतिशील और एकजुट भारत तैयार किया है थ्रू सोशल मूवमेंट, अगर हम उसी तरह से कुछ करके इस रिफॉर्म बिल में अपनी सहमति प्रकट करें, मोदी जी कुछ करें, तो आई थिंक इट विल बी अ बिग बून फॉर आईटी इंडस्ट्री इन यूएस। मोदी जी के साहब ने कहा कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जब वो मुलाकात होगी तो ये मुद्दे उठाए जाएंगे। किस तरह से आप प्रेजेंट करने वाले हैं नरेंद्र मोदी के सामने इस केस को? I will not be part of it, but there are various institutes who are taking part into this, and it's a big Hindi for them. Yes. तो काफी लोग आने वाले हैं इसके बारे में, क्योंकि ये हमारी जो बहुत बड़ी हमारी जो यहाँ पे संगठन है, एनआरआई का संगठन है, उसको इट रिप्रेजेंट्स लाइक आधे लोग 50% तो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, H1 एंड L1 वीसा। मैडिसन स्क्वायर में मोदी के सामने रखना चाहेंगे, रखने वाले हैं। सनी, अगर हम बात करें कि ओबामा के साथ मोदी क्या बातचीत करेंगे, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे कोर एरिया होंगे जिनको लेकर ओबामा और मोदी के बीच अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? खासकर मंगल पर भारत पहुंच गया है और मोदी बड़ा एम्फेसिस करते हैं कि स्पेस साइंस के क्षेत्र में दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चाइना से भी उन्होंने बात की, जापान से भी उन्होंने बात की, भारत को हब बनाने की बात हो रही है, तो स्पेस के क्षेत्र में दोनों के बीच कैसी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? स्पेस के क्षेत्र में देखिए, भारत ऑलरेडी काफी देशों से आगे है और नासा और ISRO इसरो में बहुत अच्छी कोऑपरेशन है। बट उससे पहले आपने पूछा था कि ओबामा मोदी जी से क्या बात करना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि ओबामा की सबसे पहली बात होगी कि वॉर ऑन टेररिज्म में इंडिया ने कभी ज्वाइन नहीं किया। इंडिया इज अफेक्टेड बाय टेररिज्म। टेररिज्म इंडिया में इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड। तो या तो हम बातचीत ही करते रहेंगे कि हम एक्चुअली जो जंग है टेररिज्म पे उसका हम हिस्सा भी बनेंगे। ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 10-15 साल से कह रही है, जब से 9/11 हुआ है। तो एक बात तो वो है जो कि इंडिया ने हमेशा मना करी है। तो अगर इंडिया को अमेरिका से कुछ चाहिए, अमेरिका को भी इंडिया से कुछ चाहिए, तो इट हैज टू बी अ टू वे ट्रैफिक। उसके अलावा इंडिया को, मोदी को इन्वेस्टमेंट चाहिए। इंडिया में जितनी इन्वेस्टमेंट आई उतनी कम है, $1 ट्रिलियन भी कम है मैं कहता हूँ, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बुरा नहीं है, मैं कहता हूँ है ही नहीं कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर, ताकि बड़ी से बड़ी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें बिना डर के कि उनके लाइसेंसेस 10 साल बाद कैंसिल हो जाएंगे या कोई स्कैम हो जाएगा। सारा सिस्टम जो है वो डिजिटल लेके जा रहे हैं, जिससे करप्शन बहुत कम हो रही है। तो ये दो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि एक वॉर ऑन टेररिज्म इंडिया की तरफ से और दूसरी अमेरिका की तरफ से कैंसिल हो जाएंगे या कोई स्कैम हो जाएगा। सारा सिस्टम जो है वो डिजिटल लेके जा रहे हैं, जिससे करप्शन बहुत कम हो रही है। तो ये दो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि एक वॉर ऑन टेररिज्म इंडिया की तरफ से और दूसरी अमेरिका की तरफ से इन्वेस्टमेंट। सनी ने बहुत अहम बात कही वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की, जिसके लिए ओबामा ने सभी से समर्थन हमेशा से मांगा है, अमेरिकी प्रशासन ने। मेरा सवाल आपसे है संतोष जी कि अमेरिका चाहता है कि भारत भी सहयोग करे वॉर अगेंस्ट टेरर में, और अब आईसिस के खिलाफ जो हमले हैं उसके बारे में भी, उसमें भी समर्थन मांगा जा सकता है। लेकिन भारत आतंकवाद का सामना करे, उसमें अमेरिका कैसे सहयोग कर सकता है और उसे कैसे ये सहयोग बढ़ाना चाहिए? भारत आतंकवाद का सामना बहुत अच्छी तरह अपने आप ही कर रहे हैं, तो अमेरिका कैसे उसमें सपोर्ट करेगा? अमेरिका शायद अपनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करे, और जो अमेरिका के पास इंटेलिजेंस है वो भारत को दे, तो हो सकता है सम जो प्लानिंग हो रही है, टेररिस्ट प्लानिंग हो रही है, उसको प्रीएम्प्टिव किया जा सके और उनको रोका जा सके। भारत एक ऐसी जगह पे है जहां उसके आसपास के हर देश डिस्टर्ब्ड है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, तीसरी तरफ श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। सो भारत बड़े उलझनों में घिरा हुआ है, पर उसके बाद भी इट्स ए बिग डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक क्रूशियल एलाय हो सकता है क्योंकि वो उस जगह पे मौजूद है और खुद इसका शिकार है। बिल्कुल, लेकिन शीतल, एक मुद्दा जो छूट रहा है हमारे से, वो है मुद्दा डिफेंस का, और सनी का मानना है कि डिफेंस में हमको बहुत कोऑपरेशन की जरूरत है। सनी, डिफेंस में क्या कोऑपरेशन की जरूरत है अमेरिका और भारत को, और किस किस मुद्दों पर आपको लगता है यह कोऑपरेशन होना चाहिए? देखिए, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का बायर है, क्योंकि हम इंडिया में कुछ नहीं बनाते। तो इस समय हमें क्या जरूरत है कि हम अमेरिका से जितनी ज्यादा कोऑपरेशन ले सकते हैं इस फील्ड में, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी इंडिया में आए,
जो भी टॉप ऑफ द लाइन प्लेन्स हैं, जेट्स हैं, जो भी इंडिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को जरूरत है वो जल्दी से जल्दी हो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 30 साल यहाँ बैठें और अपनी टेक्नोलॉजी बनाएं, तो हमें वो 10 साल में करना है। और सबसे ज्यादा हमारी हेल्प एक अमेरिका कर सकता है और एक इजराइल। तो दैट वुड बी द नंबर 1 प्रायोरिटी। डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात है। एक तरफ पाकिस्तान है और एक दूसरी तरफ बहुत ही अग्रेसिव चाइना है। सो वी हैव टू बी अग्रेसिव। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वी विल ऑलवेज बी डीलिंग विद दीज 2 प्रॉब्लम्स। आप देख रहे हैं कि 60 साल से हमारी ये प्रॉब्लम है। दीज सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आर नॉट गोना गो अवे अनलेस वी एज अ नेशन बिकम स्ट्रॉन्गर। सनी, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। रश्मि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम वाइंड अप करें शीतल, उससे पहले कुछ ही घंटे बाकी हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उनका कार्यक्रम शुरू होने वाला है। लगभग 100 घंटे की ये पूरी की पूरी उनकी यात्रा है। एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं अमेरिका, न्यूयॉर्क में। उनके कई सारे कार्यक्रम हैं। सबसे अहम, उसमें जो सबसे पहला अहम कार्यक्रम है वो 27 तारीख को उनका संयुक्त राष्ट्र में जो भाषण होगा, जिसे वो हिंदी में देंगे। उसके बाद वो कई सारी कम्युनिटीज को संबोधित करने वाले हैं। न्यूयॉर्क की जो बिजनेस समुदाय है, भारतीय जो है, उनसे मिलने वाले हैं। सेंट्रल पार्क में न्यूयॉर्क में पॉवर्टी इराडिकेशन यानी गरीबी हटाने को लेकर एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो ये तमाम कार्यक्रम न्यूयॉर्क में खत्म करने के बाद वो 29 तारीख की दोपहर को वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर उनके लिए एक डिनर का आयोजन है 29 तारीख को, और बातचीत होगी राष्ट्रपति ओबामा के साथ। और 30 तारीख को भी ये बातचीत जारी रहेगी, जो कि सबसे क्रूशियल मोड होगा इस मोदी की अमेरिका यात्रा का। दीपक, बिल्कुल, तो न्यूयॉर्क से हमारे साथ टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं सीधे अनुराग के पास, और अनुराग के साथ मैं न्यूयॉर्क से आपके साथ लाइव जुड़ा रहूंगा और हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट पैनल से, और बातचीत का हमारा मुद्दा जारी रहेगा कि आखिरकार नवाज शरीफ क्यों उठाना चाहते हैं कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर से यूनाइटेड जनरल असेंबली के अंदर। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ न्यूयॉर्क से बने रहेंगे, न्यू जर्सी से बने रहेंगे। हमारे साथ यहां पर इस पर बात करने के लिए एक पूरा पैनल है। हम पहले इस चर्चा को शुरू करें। एक इंट्रोडक्शन। हमारे साथ शशांक हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा हैं हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में, और साथ ही आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार यहां मेरे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले शशांक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक बार फिर से पाकिस्तान वहां कश्मीर का राग अलापने वाला है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर इस पर मोदी का रिएक्शन क्या होगा? भारत और पाकिस्तान का रिएक्शन करीब करीब स्टैंडर्ड रहता है। जब द्विपक्षीय ट्रैक पर बात आगे चल रही होती है तो पाकिस्तान कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला नहीं है कश्मीर के मामले में, क्योंकि जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसमें खास करके ये बात हो गई थी कि हमारे जितने भी मसले हैं वो सब के सब दोनों पक्ष आपस में मिलके बैठ के आपस में सब हल करेंगे, सब बातें करेंगे। उसमें कश्मीर इशू को भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था। अब सिर्फ यह है कि कई सालों में ऐसा हुआ भी है कि कश्मीर का मुद्दा वहां मेंशन नहीं किया गया है, और वो एक्चुअली संयुक्त राष्ट्र में मैं कहता हूं कि वो भूल ही चुके हैं वो लोग इस बात को पूरे तरीके से। और क्योंकि हमारा जो है काफी समय से बातचीत जो आपस में होती रही है, इस बार जो है हमने देखा यह है कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट होने की कोशिश करी कि जैसे ही मोदी ने बात मानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कि दोनों विदेश सचिव दोनों मिल सकते हैं, तो सबसे पहला उनका दबाव यह आया है कि अच्छा विदेश सचिव के मिलने से 4 दिन पहले उनको मिलना चाहिए जो अलगाववादी गुट हैं भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर, उनसे मुलाकात करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मिलते नहीं रहे वहां उनके सफीर जो हैं या उनके राजदूत, लेकिन ये जानबूझ के करा गया है ऐसे मौके पर जिसलिए दिखाने के लिए कि भाई ये पहले भी मिलते रहे, आगे भी मिलते रहेंगे। तो एक हमारा जो है पाकिस्तान का इसमें बीच में रोल रहना चाहिए कि अलगाववादी गुटों के साथ में वो भी बात करते रहेंगे। ठीक है। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ठीक है कि यूएन में भले ही इस मुद्दे की कोई अहमियत ना हो या भुलाया जा चुका हो, लेकिन नवाज शरीफ पुरजोर तरीके से कश्मीर करने वाले हैं वहां पर। उसका पहला कारण यह है कि नवाज शरीफ का अपना पोजीशन खतरे में है, और अभी अभी पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन एक्सेप्ट किया है जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लायक है या नहीं है, क्वालिफाइड है या नहीं, वो डिस्कशन होगा।
और आर्मी उन्होंने एक्यूजेशन ये है कि उनका जो लेजिस्लेचर है वहां उन्होंने झूठ कहा था। उन्होंने कहा था कि कभी भी पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ बात नहीं किए थे कि अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच एक मीडिएशन हो, मगर ये झूठा है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी चीफ ही खुद बता दिए कि मेरे साथ बात हुए थे। तो उनका अंदरूनी जो पोजीशन है, जो पॉलिटिकल पोजीशन है, काफी खतरे में है। और जब भी पाकिस्तान का अंदरूनी समस्या होता है भारत के बारे में या कश्मीर के बारे में, तो ये स्वाभाविक है कि वही मुद्दे को वो लाते हैं, बोलते हैं। और दूसरी कारण यह है कि कश्मीर का मुद्दा दुनिया भूल गया है मगर पाकिस्तान नहीं भूला है। जब भी कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलता है वो कश्मीर के मुद्दे को उठाते हैं। आपका पहला ये प्रश्न था कि अगर वो कश्मीर के मुद्दे उठाएंगे तो नरेंद्र मोदी का रिएक्शन क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि मैं जो समझता हूं नरेंद्र मोदी के बारे में, वो कंप्लीटली उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मोदी का जो अपना एजेंडा है उनका वो बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि भारत कैसे आगे बढ़े, अननेसेसरली जो कंट्रोवर्शियल इशू है उसको नहीं उठाएंगे। और जब नवाज शरीफ भाषण देंगे उसके बाद वो इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे, और जब मोदी भाषण देंगे पूरा सिचुएशन चेंज हो गया होगा। तो मोदी अपना जो एजेंडा है उसके बारे में बोलेंगे और कश्मीर के बारे में नहीं बोलने वाले हैं। या फिर नवाज ने जो कश्मीर के बारे में बोला होगा उस पर कोई टिप्पणी नहीं करने वाले। बहरहाल न्यूयॉर्क का रुख करेंगे, दीपक के पास चलेंगे हम। दीपक, आपसे मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आप न्यूयॉर्क में हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, वहां भारतीय मूल के लोगों के साथ भी आप लगातार बात कर रहे हैं, हम रोज देख रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे हों, इस बारे में अमेरिका और वहां बसे भारतीय क्या सोचते हैं? देखिए, यहाँ पर जो भारतीय बसे हुए हैं वो यही चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और बेहतर हों। और जो सबसे बड़ा सवाल है उन लोगों के बीच में वो ये है कि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के लोग अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच में आपस में काफी सौहार्द है, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान से किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करे। वो भी इस बात को लेकर बेहद कंसर्न रहते हैं कि सीमा पर दोनों के बीच तनाव रहता है, सीमा पर गोलीबारी रहती है। भारत के जो अप्रवासी भारतीय यहाँ पर है उनके मन में भी बेहद देशभक्ति है, पेट्रियोटिज्म है, बेहद कंसर्न है, और वो ये चाहते हैं किसी भी हालत में कि भारत किसी भी तरह से पाकिस्तान के जो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है, पाकिस्तान जो बीच बीच में गड़बड़ करता रहता है, वो किसी भी इस तरह की हरकत ना करे। हमने कई लोगों से इस बारे में सवाल पूछा कि अलगाववादियों से जो बातचीत पाकिस्तान ने विदेश सचिव स्तर की बातचीत से पहले करी थी उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, तो उनका यही मानना था कि पाकिस्तान जो है हमेशा से यही चाहता है कि कश्मीर के डिस्प्यूट को थर्ड पार्टी को सौंप दिया जाए, जो भारत बिल्कुल नहीं चाहता है। भारत को लगता है कि यह द्विपक्षीय मुद्दा है और यहाँ के अप्रवासी भारतीय भी यही सोचते हैं कि इसको द्विपक्षीय मुद्दे के तौर पर ही रखना चाहिए। तो उनका कंसर्न है, वो ये चाहते हैं कि इसको द्विपक्षीय स्तर पर हल किया जाए, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये चाहते हैं कि संबंध दोनों देशों के बीच अच्छे हों, लेकिन पाकिस्तान की शर्तों पर नहीं, भारत की शर्तों पर। और दोनों के बीच में जो संबंध अगर अच्छे होते हैं तो उससे ट्रेड बढ़ेगा और जो रिश्तों की मजबूती है वो और प्रगाढ़ होगी। जी दीपक, एक सवाल मैं और जानना चाहूंगा आपसे। आज नवाज शरीफ यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर पर अपना पुराना राग अलापने वाले हैं और उनसे पहले पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय मीडिया में कश्मीर का मुद्दा खैर उठा ही चुका है। क्या उम्मीद की जाए कि पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा का मोदी करारा जवाब देंगे कल? बिल्कुल मोदी को करारा जवाब देना चाहिए, लेकिन मोदी की जो शैली है वो धीरे से वार करने की है, वो धीरे से चोट करते हैं, वो जोर का झटका धीरे से देते हैं। इसीलिए जब नवाज शरीफ अपनी बात कहेंगे तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि मोदी यूनाइटेड नेशंस के अंदर अपने भाषण के अंदर क्या कहते हैं। अभी तक की परंपरा जो रही है कि अगर कश्मीर का राग पाकिस्तान अलापता है तो भारत उसका जवाब किसी न किसी तौर पर जरूर देता है, और पाकिस्तान की ये मजबूरी है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हैं, नवाज शरीफ जिस तरह से चारों तरफ से घिरे हुए हैं अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, उसको देखते हुए नवाज शरीफ के लिए जरूरी है
बेहद जरूरी है कि वो कश्मीर का राग यूनाइटेड नेशंस के अंदर अलापें, उसको एक इंटरनेशनल इशू बनाएं, यूनाइटेड नेशंस के सामने रखें और अपने घर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको एड्रेस करने की कोशिश करें, उसको संबोधित करने की कोशिश करें। इसीलिए नवाज शरीफ जो है वो कश्मीर का राग अलापेंगे और इसीलिए विदेश मंत्रालय ने उनके साफ कर दिया है कि नवाज शरीफ ये बात कहेंगे, लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी इसका करारा जवाब किस तरीके से देते हैं। करारा जवाब किस तरीके से देते हैं। आलोक मेहता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब दीपक के पास हम आएंगे। आलोक मेहता जी, ये बताएं कि साफ तौर पर दीपक का कहना है और इतिहास भी गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापा है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मंच पर अलापा हो, भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है। महापात्रा जी का कहना है कि हो सकता है कि वो नवाज शरीफ के बयान को अहमियत ही न दें और उस पर कोई प्रतिक्रिया ही जाहिर न करें। आपको क्या लगता है? देखिए, ये बात सही है। हम लोग कितने प्रधानमंत्रियों के साथ जब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में गए हैं, वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों, शशांक जी ने बिल्कुल सही कहा था, कई बार उसको इग्नोर किया गया। इवन जनरल मुशर्रफ ने कभी कभी उसको मिस किया और नहीं उसका जिक्र किया। लेकिन इस बात का जवाब मैं आपको, जो अभी दीपक शायद वहीं बैठे हैं, लेकिन सही बात यह है कि हम आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे। आप देखिए, अमेरिका, यूरोप इस समय जिस समय आतंकवाद को लेकर के अब हवाई हमले तक कर रहा है, पाकिस्तान के, वो तो अपने हितों को ध्यान में रखकर अमेरिका करता है, यूरोप करता है और कहता है कि भाई देखिए हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ रहे हैं। भारत तो अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के आतंकवाद से लगातार इतने वर्षों से लड़ रहा है। कश्मीर एक बहाना है, वो कश्मीर का नाम लेकर के आतंकवादियों के जरिए भारत को और दुनिया को तबाही की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पहले भी मुद्दा उठा है, लेकिन पुरजोर ढंग से कश्मीर का मुद्दा तो हम शुरू से कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का मुद्दा ही नहीं है। हम आपस में बैठ के, हमने तो बुलाया, नरेंद्र मोदी जी के पास वहां कहने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया ने देखा है कि नवाज शरीफ को उन्होंने शपथ ग्रहण तक में बुलाया, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अटल जी ने बस यात्रा की, मतलब जाकर के, गुजराल के समय तो नवाज शरीफ से उनके पर्सनल याराना दोस्ती जिसको कहते थे। लेकिन पाकिस्तान में उनके अपने कारणों से जब हम पर दबाव बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि आतंकवाद में पाकिस्तान को किनारे किया जाए, पाकिस्तान को किस तरह से कटघरे में खड़ा किया जाए, ये कोशिश भारत के प्रधानमंत्री अवश्य कर सकते हैं। न्यूयॉर्क से दीपक इस वक्त पूछना चाह रहे हैं एक सवाल। जी दीपक। अनुराग, मैं पूर्व विदेश सचिव शशांक से पूछना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को साइडलाइन करने के लिए आखिरकार भारत और नरेंद्र मोदी का स्टैंड क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसे मसलों में अगर पाकिस्तान का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, अब यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर अगर वो कहते हैं, तो उसको चाहे विदेश मंत्री के स्तर पर या विदेश सचिव के स्तर पर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे वहां पे स्थायी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनमें कोई भी जाके उनका वो तो बोलना ही पड़ेगा। जो तौर पर अगर वो कहते हैं तो उसको चाहे विदेश मंत्री के स्तर पर या विदेश सचिव के स्तर पर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे वहां पे स्थायी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनमें कोई भी जाके उनका वो तो बोलना ही पड़ेगा। जो भारत की पोजीशन है उसको रिकॉर्ड पे लाना होगा और ये आवश्यक नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को ही उसका जवाब देना चाहिए। वो प्रधानमंत्री का अपने बहुत महत्वपूर्ण बातें उनको विश्व के सामने रखनी है। और इस समय देखिए, वहां पे बहुत सारे अफ्रीका से बहुत सदस्य हैं महासभा में। उस समय वो इबोला के तकलीफ से जूझ रहे हैं, तो मोदी साहब कुछ शायद उनके लिए भी कुछ इस तरह का समाचार लेके गए हों कि भारत किस तरीके से उनके साथ में जुड़ सकता है इस मसले पर। और इसी तरीके से जैसे अभी बात हुई है कि आतंकवाद के बारे में अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्री में बहुत चिंता इस समय है। और हालांकि हमारे तरफ के जो है, ये कई लोग कहते हैं कि अमेरिका ने पूरे तरीके से पाकिस्तान को ठीक नहीं उसको मैसेज दिया, तो इसलिए पाकिस्तान जो है कई बार दो तरफा बातें करता रहा है और आतंकवाद को भी पनपाता रहा है। लेकिन यह है कि इस समय आतंकवाद जो ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है, उसमें भारत के जो है सब लोग चाहेंगे कि भारत साथ में मिलकर चले उनके। ठीक है। चिंतामणि महापात्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है 100 घंटे में तकरीबन 50 अहम कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी को हिस्सा लेना है, लेकिन फिर भी क्या ये मुमकिन है कि वो नवाज शरीफ के कश्मीर का राग अलापे जाने पर कोई संकेत न दे पाकिस्तान को? बिल्कुल, मेरा जो पोजीशन है, संकेत बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उसका दो कारण है। पहला कारण तो ये है
कि अगर पाकिस्तान इससे तो नवाज शरीफ की पाकिस्तान में जय जयकार हो जाएगी। नहीं, पाकिस्तान अगर कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करना चाह रहा है, हम जाके उसी इंटरनेशनल फोरम में उसको जवाब दें, मीन्स हम उनका बात मान रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है। नहीं, लेकिन हमें कम से कम ये तो कहना पड़ेगा कि हम उनकी बात नहीं मान रहे। कहने का जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल इग्नोर करिए। अभी जैसे मोदी सरकार का पहला जो सबसे स्ट्रांग स्टेप रहा, मैं उसको समर्थन करता हूं। 20 साल से अगर पाकिस्तान का हाई कमिश्नर या पाकिस्तान का कोई लीडर हमारे सेपरेटिस्ट लीडर से मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले 30 साल भी वो मिले। मोदी सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि अगर कश्मीर को हम मानते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है और जो लोग कश्मीर को अलग करना चाहते हैं उनको विदेशियों के साथ बात करने के लिए अलाउ करना ही नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने ये बोल दिया कि आप उनसे बात करिए या हमसे बात करिए। तो अभी उसी हिसाब से अगर मोदी उसको इग्नोर करें तो भारत के हित में होगा, क्योंकि अदरवाइज इंटरनेशनलाइजेशन का उनका जो प्लान है उसी जाल में हम फंस रहे हैं। शशांक, आप भी ये मानते हैं कि अगर नवाज शरीफ की बात का मोदी जवाब देते हैं तो नवाज शरीफ के जाल में फंसते हैं? देखिए, ये बात जो मोहपात्रा साहब ने कही है वो इसमें भी दम है कि क्यों उस मुद्दे को बार बार वहां पर उठाया जाए। लेकिन अगर वो पहले से लाना जरूरी है। हमारे जो विचार हैं वो रिकॉर्ड पे आ जाने चाहिए। वो काफी किसी भी स्तर पर आए वो तो रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। तो मतलब बात ऐसी नहीं है कि वो अनकंटेस्टेड चली जाएगी उनकी। लेकिन मोदी साहब के सामने जैसे मैंने कहा है, और ये अभी हमसे पहले आलोक जी ने भी कहा कि उनके बहुत सारे मुद्दे, उनके बहुत महत्वपूर्ण उनको बातें कहनी है और वो बातें कहनी बहुत आवश्यक हैं। देखिए, ऐसा है कि महासभा है, लेकिन महासभा का मतलब ये नहीं है कि जितना मर्जी आप बोले चले जाइए। वहां पर कुछ समय की सीमा होती है और दूसरा कुछ जो है अपना शिष्टता का भी वो होता है, सीमा होती है। तो ऐसे में जरूरी है कि जितने कम समय में आप जो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहते हैं वो कहिए उनको, ताकि सब लोग उस पर ध्यान रखें। जो दूसरे लोग आपको कह रहे हैं कि नहीं पहले हमारे बात का जवाब दीजिए, तो वो उसे कहने का फायदा नहीं है। उसमें कोई भी जाके, जैसे वो नवाज शरीफ बोलेंगे उसको थोड़ी देर बाद जाके हमारे लोग कोई ना कोई जाके वहां रिकॉर्ड पे लाएगा कि हम भी बोलना चाहते हैं, और वो जो है उसमें जाके अपना जो क्लियर कट पोजीशन है भारत की वो उसको जाके वहां बता देंगे। अलग से जो ब्रीफिंग होती है, जिस तरह से विदेश मंत्री, विदेश सचिव जैसा आपने कहा, मुझे लगता है कि वहां पर चूंकि उसके समानांतर जब हमारे लोग जाते हैं तो वो कह सकते हैं जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, उस बारे में कोई बात नहीं होती। ये मैं जो समझ पाता हूँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शायद उसको बोलने की उतनी आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि इस वक्त में जब खाली प्रधानमंत्री बोलेंगे तो प्रधानमंत्री बोलेंगे। भारत की आवाज जो जिसको दुनिया मानती भी है कि भारत के बिना आतंकवाद की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका चाहता है कि भारत आतंकवाद की लड़ाई में उसका साथ दे। हम कह रहे हैं कि पहले हमारा साथ नहीं दिया, हो सकता है जब बराक ओबामा से अलग से बातचीत हो या और देशों के साथ भी मुलाकात वहां की जब होगी तो एक मैसेज वहां जाना चाहिए कि आतंकवाद की लड़ाई में भारत लगातार लड़ता रहा है, और इसी तरह से या शांति के लिए या दूसरी जगह उनके हितों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का एक बड़ा मुद्दा है। हम चाहे हमारे एनआरआई भाई जो बात कह रहे हो या दुनिया के लोग निगाह रखे हुए हैं कि चीन से यदि हमारा मुकाबला है तो प्राकृतिक संसाधनों में कैसे उपयोग हो, पर्यावरण का ऐसा मुद्दा है। तो नवाज शरीफ खाली अपने स्थानीय हित के लिए, जिसको कहना चाहिए कि अपने देश में, जो अभी शशांक जी भी कह रहे थे और रमणी जी कह रहे थे कि उसको चूंकि अपनी जान बचाना है, अपनी कुर्सी बचाना है, और उसकी वजह एक, अनुराग जी एक लाइन जोड़ूंगा, आपको याद हो तो जनरल मुशर्रफ ने ऊपर से उतरते हुए जब चीन से आ रहे थे और उनका तख्ता पलट दिया था नवाज शरीफ जब आ रहे थे, तो इसलिए उनको डर होता है सेना का, आईएसआई का। वो एक कठपुतली की तरह यदि प्रधानमंत्री कोई बोलता है तो हम क्यों जवाब दे? आपके सामने कोई पुतला बोल रहा हो तो आप उनसे थोड़ी पूछेंगे, आप बात करेंगे, दीपक जी से बात करेंगे। कोई वहां से ऐसे ही कोई रोबोट आपसे जवाब मांगेगा तो आप कहेंगे रोबोट की क्या जरूरत है, वो तो कोई और चाबी घुमाए हुए है। तो सही बात यह है कि नवाज शरीफ नहीं, लेकिन वो रोबोट वहां जाकर, आलोक जी, वो रोबोट वहां जाकर के ये प्रचारित करेगा ना कि देखो मेरे को जो बोलना था मैं बोल आया, मैं अपनी बात रखाया और हिंदुस्तान की जुबान मैंने बंद कर दी। देखिए वो इस बात पर कुछ नहीं कह रहे। वो कुछ कहने की जरूरत, वो तो हम कहते हैं, उसके लिए उनको कहने के वहां उस मंच पे कहने की जरूरत नहीं है ना। उसके लिए दूसरे रास्ते, बड़ा मंच क्या है फिर? नहीं, उसके रास्ते हम यहां से अपना, वो तो इस मंच का पूरा फायदा उठा रहे हैं अपनी पाकिस्तान में स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए। लेकिन उनकी बात को उतना महत्व नहीं। सब जानते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। सारे दुनिया के देश जाकर के, चाहे हमारा संगीत का कार्यक्रम हो, कश्मीर में हमारे लोग वहां आते हैं। हमारे वहां जो चुनाव है जम्मू कश्मीर के, सारा दुनिया वहां जाके देखती है कि हमारे कैसे चुनाव होते हैं, और पाकिस्तान में चुनाव फ्रॉड है ये तो सारी दुनिया जानती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको हमसे ज्यादा बड़े गवाह वो लोग हैं तालिबान से, और दुनिया के जो रिश्ते रहे हैं, किस तरह से वहां पर छुपा करके बिन लादेन को रखा गया था। उसके बाद हमें सर्टिफिकेट, हमें नहीं चाहिए कि कश्मीर हमारा है कि नहीं, कश्मीर हमारा है और ये दुनिया समझती इस बात को।
महापात्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूं, क्योंकि दीपक ने अभी एक एनालाइज किया, उसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जोर का झटका धीरे से देते हैं और उम्मीद भी ये की जा रही है कि पाकिस्तान को भी वो इसी तरीके का जवाब देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों की हर सवाल का जवाब किसी न किसी रूप में दे देते हैं। क्या मोदी के भाषण में संकेतों में हमें नवाज शरीफ को कोई जवाब सुनने के लिए मिल सकता है? अगर संकेतों में मिलना है तो संकेत के द्वारा अगर कहना है तो उनको ये कहना चाहिए कि दुनिया को मालूम है कि शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ है और उसी एग्रीमेंट के हिसाब से भारत और पाकिस्तान जितने भी समस्याएं हैं कश्मीर सहित दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए में ये करना चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा फोरम नहीं है जिसमें कश्मीर के मुद्दे लेके लोग बात करें। बहुत बड़े समस्याएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व के हित में रखते हुए हम दूसरे बातों में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये पैनल हमारे साथ इसी तरह बना रहेगा। दीपक हमारे साथ न्यूयॉर्क से बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यूएन में कश्मीर का राग अलापेंगे, क्या मोदी उसका माकूल जवाब देंगे? क्या पाकिस्तान के पाखंड को बेनकाब करेंगे? यहां मौजूद पैनल कहता है कि मोदी बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा। वो ऐसा करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की इस बेतुकी बात को तवज्जो देना नहीं चाहते हैं। मैं शशांक जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर भी आज सरताज अजीज से जब बात की गई और उनसे पूछा गया कि भाई आप भारत और पाकिस्तान के अच्छे रिश्तों के लिए क्या बातचीत नहीं चाहते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बातचीत चाहते, लेकिन शायद हिंदुस्तान ने इस पर पाबंदी लगाई है। जब उनसे पूछा गया कि भाई पाबंदी इसलिए क्योंकि आप अलगाववादियों से बात करते, तो उन्होंने कहा यह प्रक्रिया तो 20 साल से चली आ रही है। सरहद पार से जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन होता है, उन्होंने कहा यह रूटीन प्रैक्टिस है, यानी वो अपनी किसी गलती को मानने को तैयार नहीं होते और यही चीज वो यूएन में भी रखेंगे। नहीं, देखिए, वो गलत बात ये कर रहे हैं कि जो पिछले 10-15 साल से बात चलती रही है वो आगे बढ़ चुकी है। अगर बात आगे बढ़ चुकी है तो फिर पुराना वापस क्यों राग अलाप रहे हैं? अब जनवरी 2004 में बहुत साफ साफ तरीके से ये बात हो चुकी है, शिमला एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों के बीच में, कि पाकिस्तान किसी तरह से भी आतंकवादी तत्वों को कहीं से भी आ रहे हों वो भारत में नहीं आने देगा। यानी कि मतलब यह है कि पाकिस्तान के किसी भी टेरिटरी से भारत में नहीं आने देगा। अब वो उस बात को भूलकर वो चाहते हैं कि मुद्दे को फिर से शुरू से ले आए। अब नवाज शरीफ चाहते हैं कि साहब वो मेरा एग्रीमेंट तो था नहीं, वो तो या तो भुट्टो साहब का एग्रीमेंट था या ये इनका मुशर्रफ का एग्रीमेंट था, मेरी तो कोई दोस्ती नहीं है इनसे, तो मेरे साथ एग्रीमेंट हो, और फिर वो बात पुरानी ले जाना चाहते हैं। तो ये सरताज अजीज साहब के लिए, जो कि काफी जाने पहचाने उसके वो एक्सपर्ट हैं, उनकी बेचारों की तकलीफ है कि इस तरह के प्रधानमंत्री के जब उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है तो वो ब्रीफ ठीक नहीं है उनका। तो उनको जब आगे बात अगर भारत के साथ लेके चलनी है आगे भी, तो भारत का यही है कि आपस में मिलकर हमको आगे चलना चाहिए। जो हमारे रास्ते आने जाने के कनेक्टिविटी करने के लिए, पावर की आपका कमी है, पावर ट्रेडिंग के लिए बात की जा सकती है, सब तरह के आगे हम बात चलनी है आगे भी, तो भारत का यही है कि आपस में मिलकर हमको आगे चलना चाहिए। जो हमारे रास्ते आने जाने के कनेक्टिविटी करने के लिए, पावर की आपका कमी है, पावर ट्रेडिंग के लिए बात की जा सकती है, सब तरह के आगे हम बात बढ़ा सकते हैं। मैं एक सवाल दीपक से जानना चाहूंगा यहाँ कि दीपक, अमेरिका यही चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो, लेकिन अमेरिका में बसे भारतीय क्या चाहते हैं? क्या उन्हें थोड़ी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान बातचीत से कभी सुधरने वाला है? देखिए, उन्हें उम्मीद पर दुनिया कायम है और उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन भारत और पाकिस्तान बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह की बेजा हरकतें करता है, उन हरकतों से पाकिस्तान बाज आए, उन हरकतों को पाकिस्तान करना बंद करे। हम एक बात और बता दें कि भारत और पाकिस्तान की जो दोनों कम्युनिटी हैं वो अमेरिका के अंदर काफी घुली मिली हैं, अमेरिका के अंदर मिलकर रहती है। लेकिन जहां तक दोनों की देशभक्ति की बात है, दोनों की पेट्रोटिज्म की बात है, आपस में जब भी बातचीत होती है, आपस में जब भी दोनों के बीच डायलॉग होता है, तो दोनों अपनी अपनी बात पर, अपने अपने स्टैंड पर जरूर कायम रहते हैं। और यहाँ के अप्रवासी भारतीयों को जरूर लगता है कि पाकिस्तान को अपनी बेजा हरकतों से बाज आना चाहिए। खासतौर पर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको लगता है कि भारत का स्टैंड अब पाकिस्तान को लेकर और कड़ा होगा और पाकिस्तान से बातचीत अब भारत अपनी शर्तों पर करेगा और अच्छे दिन
आ गए हैं, ये हमको कई लोगों से सुनने को मिला जो मोदी के मेडिसन स्क्वायर गार्डन के भाषण को सुनने जाने वाले हैं। और ये अच्छे दिन पाकिस्तान से बातचीत के सिलसिले में भी आएंगे, लेकिन भारत की अपनी शर्तों पर। भारत की अपनी शर्तों पर, जो कि साफ तौर पर भारत ने शर्तें साफ रखी हैं कि अगर पाकिस्तान को बातचीत में यकीन है तो फिर पाकिस्तान को अपने रुख में बदलाव करना होगा। मैं नोएडा स्थित अपने तमाम एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूं कि मोदी अपनी इस विजिट के दौरान यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट हासिल करने के लिए क्या रणनीति अख्तियार करेंगे और इसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। शशांक जी, पहले आप देखिए, ऐसा है कि स्थायी सदस्यता के बारे में बातें काफी चलती रही हैं, लेकिन जब तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के रिफॉर्म्स नहीं होते हैं, उनके जो आंतरिक सुधार होने हैं, जब तक सुधार पूरे तरीके से नहीं होंगे, पूरे विश्व के जितने भी सदस्य हैं, जब तक वो उस बात को नहीं मान जाते हैं, ये मुश्किल रहेगा कि खाली भारत के लिए ये इस प्रकार से जो है स्थायी सदस्यता दे दी जाए। हालांकि बात बनती है, क्योंकि आपको याद होगा कोई जमाना था जब एक बार अमेरिका ने कहा था और रूस ने भी बात को माना था कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए ताइवान की जगह, चीन को नहीं मिलनी चाहिए। तो भारत ने उस समय यही बात रखी थी कि ये चीन को मिलनी चाहिए और भारत को भी आगे मिलनी चाहिए जी। तो मेरे ख्याल से ये स्थायी सदस्यता की बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं है कि हम जो है जो इस समय विश्व की परेशानियां हैं उनके साथ में अगर हम जुड़ के चलते हैं, अपने को हम आर्थिक प्रगति में बात मानी जाती है कि 15-20 साल में हम देश की, दुनिया की सबसे उभरती, सबसे ज्यादा ताकतवर आर्थिक शक्ति बन जाएंगे, तो वो हमारे ध्येय होना चाहिए। और स्थायी सदस्यता के लिए भी जो है वो भी अपना एक समय मिल जाएगी हम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे इस अहम मुद्दे पर सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। और न्यूयॉर्क से दीपक का खास धन्यवाद। हम बड़ी बहस में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कुछ ही देर में यूएन में नवाज शरीफ बोलेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे वहां से। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं।